हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइबर पे स्वागत है। जोहार मेरे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी महीना में होने वाली है। ऐसे में हमारी तैयारी बेहतरीन होना अति आवश्यक है। इसके लिए मैं साइंस का आज जो है ना वो 60 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं 59 प्रैक्टिस सेट साइंस का करवा दिया हूँ। हर एक सेट में 20 क्वेश्चन है। मेरे अनुमान से देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने हजारों हजार क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूँ यूट्यूब पे। और अभी भी मैं अपने जो रफ्तार है उसको पकड़े हूँ ताकि मेरे विद्यार्थी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। तो जल्दी जल्दी से अपने सारे दोस्तों को बुलाइए ताकि मैं आज की जो क्लास है उसको एकदम बहुत बढ़िया रंग रूप दे पाऊँ। चलिए, ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए। एक बार जल्दी जल्दी से अपने सारे दोस्तों को लिंक को फॉरवर्ड कर दो मेरे दोस्त, शेयर कर दीजिए ताकि आज की क्लास को बहुत ही बेहतरीन बना दूं। सबसे पहले मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक ही बात पहले बताता हूं, और वो क्या है। बहुत लोग डेली कमेंट कर रहे हैं सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, ये जो पीडीएफ है सर ये कहाँ से मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे जोहार साथियों, आपके पास टेलीग्राम होगा। आप टेलीग्राम पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा ईडू फाइवर, ईडू फाइवर ऑनलाइन हब। इसको जब आप सर्च मारिएगा ना तो हमारे चैनल का लिंक आपके पास आ जाएगी। उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपको आंसर लगा हुआ पीडीएफ विथ एक्सप्लेनेशन आपको हर एक सेट का मिल जाएगा। तो क्या आप जल्दी जल्दी से जाइए, अपने टेलीग्राम पे सर्च मारिए और चैनल से जुड़ जाइए। चलिए, आज के क्लास को मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू स्टार्ट कर देता हूँ। यस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आ जाइए सारे लोग, बहुत बढ़िया। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, विज्ञान का जो ये प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, 60 है। इससे पहले मैं 59 करवा दिया हूँ। सारा का पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। चलिए, तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या कह रही है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। हंसाने वाली गैस है ना, हंसाने वाली गैस भी कही जाती है। मुझे लग रहा है कि जितने प्यारे मेरे जोहार साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसका इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग देने वाले हैं। आप एकदम, मुझे फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देने वाले हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, है ना। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये भारत के लगभग लगभग सारे एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो 1 आपको स्लाइड में दिख रही है इसका राइट आंसर क्या होगा। विच इज द ग्रीन हाउस गैस, विच इज द ग्रीन हाउस गैस विच इज ऑल्सो कोल्ड लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कहते हैं किसको कहते हैं जी, मीथेन को कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे मित्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग हंसाने वाली गैस के रूप में भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आइए, इससे रिलेटेड आपको मैं कितनी जानकारियां देने वाला हूं ये अगले स्लाइड में आपको पता चलेगी। ये देखिए, सबसे पहले इस तरह का पीडीएफ आपको मिल जाएगी जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। तो इस टाइप का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस टाइप से बेस्ट एक्सप्लेनेशन सहित मिल जाएगा। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, N2O बोलते हैं, एक ग्रीन हाउस गैस है जिसे लाफिंग गैस, जिसे हम लोग लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस के रूप में भी क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर है, एकदम डिटेल्स जानकारी आपको दी जाएगी। कहता है प्रयोग बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है। तो इस तरह का पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और वैसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो झारखंड और अन्य एग्जामों में हमेशा पूछा गई है। तो जल्दी जल्दी से बताओ कि कितने लोग ऐसे थे जिसका क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल एकदम क्या था, करेक्ट थी, सही थी, है ना। अब मैं 20 क्वेश्चन करवाने के बाद मैं आप लोगों से रिव्यू लूंगा कि आज का सेशन कैसा था और आपने 20 क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही कर पाया। अब आया क्वेश्चन नंबर हमारे पास, कितना नंबर, 2 नंबर। आइए 2 नंबर को पढ़ते हैं। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का जो त्वरण है डॉट डॉट होगा,
द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल बी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी भी किसी भी प्रकार की चेंज नहीं आ रही है, कोई भी वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है, तो बोलता है एक समान वो अनइक्वल होगा, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या फिर जीरो होगा। अगर आप एक समान वेलोसिटी के साथ गतिशील हो, एक समान वेग के साथ क्या हो, गतिशील हो, तो वैसे वस्तुओं का जो एक्सेलरेशन होता है, जो त्वरण होती है मेरे प्यारे मित्र, वो क्या होती है, वो आपसे पूछा जा रहा है। और मुझे जल्दी से कमेंट चाहिए आपका कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। यस, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। जोहार मेरे साथी, जोहार जोहार। यस, जोहार झारखंड। इस बार झारखंड के जितने एग्जाम होने वाले हैं सबको बढ़िया से एकदम हम लोग करेंगे, है ना, तैयारी बढ़िया से सबकी तैयारी करेंगे। चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या है, डी होगा, यानी डी जो होंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होंगे। एक समान वेग से चलती हुई जो कोई वस्तु होता है उसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, अब आइए डिटेल्स जानकारी अगले स्लाइड पर हम लोग ले लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसका आंसर क्या है, जीरो है। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वस्तु एक समान वेग से चल रही है तथा वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अतः वस्तु का त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि जीरो होगा। क्यों शून्य होगा, उसकी पूरी रीजन यहां पर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, एक बार जल्दी जल्दी से बोल दो जोहार, जल्दी से कमेंट कर दो एक बार जोहार। चलिए, क्वेश्चन नंबर लेंगे 3। लिखा कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हुज मोलिक्यूल्स इज मैक्सिमम। किसके मॉलिक्यूल के बीच जो होती है ना फोर्स जो ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मैं जोहार साथियों से ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर देंगे। पहला ऑप्शन है लिक्विड, गैस, प्लाज्मा या सॉलिड। जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे मित्र, जल्दी से कमेंट करो कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है। नॉलेट नोबेट लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे JSS-CGL की साइंस को तूफानी में। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए किन के अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होती है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो ज्यादा होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है सॉलिड का, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है मेरे प्यारे मित्र वो बिल्कुल एकदम क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या है, करेक्ट आंसर है। क्योंकि सॉलिड में क्या होता है कि जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एकदम करीब से जुड़े होते हैं। तो करीब से जुड़े रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी क्या होगा, ज्यादा होगा। और सबसे जो कम होते हैं वो किस में होती है, गैस में होती है। आइए लेते हैं अगला स्लाइड और डिटेल जानकारी आपको देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है ना। गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे क्या होता है, कम होता है। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो ठोस के साथ होता है और सबसे कम जो होती है वो आपके गैस के साथ होते हैं। तो ये आपको बेहतरीन जानकारी के साथ मैं आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 4, जो आपको खिलाएगी थोड़ी देर में अचार, है ना, मुंह में पानी मत लाना, अचार। चलिए, सामान्य मनुष्यों में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ असेक्सुअल क्रोमोसोम आर देयर इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, कितने होते हैं, 22 होते हैं, 44 होते हैं, 1 होते हैं, 23 होते हैं। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर मेरे सारे जोहार साथी जरूर देंगे। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है ना। अभी तो मैं साइंस का 60 प्रैक्टिस सेट करवाया हूं, जनवरी में एग्जाम होगी तब तक तो मैं लगता है 110 115 प्रैक्टिस सेट तक पहुंच जाऊंगा। और अब जो है ना प्यारे मित्र वो आपकी डेली क्लासेस चलेगी, ठीक है, टेंशन मत लेना। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। जितने भी लोग हमारे नए भाई बहन जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। उसके बाद आपको लगता है कि हमारे लिए चैनल बेनिफिशियल है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए।
है ना। और क्लास से संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है तो लाइक करना ना भूले मेरे प्यारे मित्र। और क्लास आपको झारखंड के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाई जाएगी, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या आप दे पाओगे? और मुझे लग रहा है कि हमारे सारे जवाहर साथी हैं बिल्कुल राइट दे रहे हैं आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो ऑप्शन नंबर डी होगी। ठीक है, आइए अब लेते हैं इसका डिटेल्स जानकारी। ये देखिए इसका राइट आंसर डी है। यहां पर देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है तो बताना है 23, और कितने गुणसूत्र होते हैं तब बताना है 46। कहता है 46 गुणसूत्रों में से 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो पुरुष और स्त्री में क्या होते हैं, समान होते हैं, जिन्हें हम लोग अलैंगिक गुणसूत्र कहते हैं, है ना, अलैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। पुरुषों में शेष 2 गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र छोटा, दूसरा क्या होता है, बड़ा होता है, उन्हें क्रमशः हम लोग एक्स और वाई गुणसूत्र कहते हैं। स्त्रियों में शेष 2 गुणसूत्र एक समान होते हैं जिनमें एक्स एक्स कहते हैं। इस प्रकार पुरुषों में कुल 44 प्लस एक्स बाई इक्वल टू 46 और महिलाओं में 44 प्लस एक्स एक्स इक्वल टू 46 गुणसूत्र होते हैं। ये दोनों गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं जिसे हम लोग लिंगी गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम कहते हैं। तो हमसे पूछा है कि मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, तो आंसर कितने हो जाएंगे आपको, 23 होते हैं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 5 जो पढ़ाएगा आपको पाठ। कहता है बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघ दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बाघ संरक्षण हेतु किसके लिए, बाघ के संरक्षण के लिए। वेन इज ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस फॉर टाइगर कंजर्वेशन। टाइगर की कंजर्वेशन के लिए हम लोग बाघ संरक्षण वैश्विक बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। टाइगर के संरक्षण हेतु क्या करते हैं, वैश्विक बाघ दिवस मनाते हैं। वो बताना है कि कब मनाते हैं। तो वो मनाते हैं हम लोग 29 जुलाई को। यानी 5 का जो है राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी होने चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, आइए यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस हम लोग 29 जुलाई को क्या करते हैं, मनाते हैं। बाघ बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, यानी नेशनल जो एनिमल है वो क्या है, बाघ है। वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश, है ना, उसके बाद कर्नाटक उत्तराखंड में है। तो आपको ये पता चल गया कि प्रति वर्ष हम लोग क्या करते हैं, बाघ संरक्षण दिवस मनाते हैं, है ना। भाई कितने को मनाते हैं, तो मनाते हैं 29 जुलाई को। और सबसे ज्यादा जो बाघों की संख्या है भारत में वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और बाघ जो है वो भारत का क्या है, एक राष्ट्रीय पशु है। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6। यहाँ पर देखिए 6 में क्या कह रहा है। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है, कैसे घूर्णन करती है, एक समान वृत्तीय गति से क्या करती है, घूर्णन करती है, तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डॉट 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 बदल जाता है। अगर आप वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से गति कर रहे हैं तो क्या क्या चेंज होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स चेंजेस एट एवरी पॉइंट। उसकी प्रेशर, उसकी वेलोसिटी, उसकी इनर्शिया, उसकी आपको द्रव्यमान क्या चेंज हो जाएगी। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन में से एक है। मैं देखना चाहूंगा कितने मेरे जोहार साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से क्या कर रहे हैं, घूर्णन करती है, तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डॉट 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 बदल जाता है। क्या बदल जाते हैं प्यारे मित्र, आपके पास जवाब है। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है झारखंड सीजीएल का तो ऐसे क्वेश्चन एकदम निपटा दो। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगी, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हर एक पॉइंट पर चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 6 का बी नंबर हो जाएंगे। यहां देखिए 6 का राइट आंसर बी है। अब यहां पर देखिए आपको कितनी विशेष जानकारी दे रहे हैं।
जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर क्या करती है, घूर्णन करती है, तो प्रत्येक बिंदु पर इसका जो वेग है वो क्या हो जाता है मेरे दोस्त, बदल जाता है। क्योंकि वेग की दिशा क्या होती है, बदलती रहती है। क्योंकि जो वेग की दिशा है वो हर एक पॉइंट पर क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। पदार्थ है, कौन पदार्थ है जी, कौन ऐसी पदार्थ है जो समान पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। द फिजिकल स्टेट्स ऑफ ऑर्डिनरी सब्सटेंस डू नॉट इंक्लूड डॉट डॉट सब्सटेंस, कोलाइडल, गैसीय, तरल, मीठी। तो भाई क्या नहीं है, क्या नहीं है, समान पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। इन चार में से ऐसी कौन सी है जो सामान्य पदार्थों की भौतिक यानी कि फिजिकल स्टेट्स में शामिल नहीं है, कोलाइडल, गैसीय, तरल और मीठी। तो जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन में आप लोग सभी लोग फंसने वाले हो, मुझे पूरी तरह से पता है। और अगर नहीं फंसे तो समझ जाओ आपकी तैयारी एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। यस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए, हम लोग बहुत गुड मॉर्निंग कर लिए हैं। अगर सेशन आपको अच्छी लग रही है तो एक बार जितने हमारे जोहार साथी देख रहे हैं, एक बार टपाटप क्या कर दो, लाइक कर दो मेरे दोस्त, टपाटप लाइक कर दो, है ना। और मेरे अंदर ऐसी एनर्जी दो, ऐसी साहस दो कि मैं डेली आपको सही टाइम पे एकदम क्लास को ले पाऊँ, ठीक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ये जो है ना ऑप्शन नंबर एक, कोलाइडल, ये एक पदार्थों की भौतिक अवस्था में नहीं होते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कोलाइडल पदार्थ समान पदार्थों की भौतिक अवस्था में नहीं है। यह एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के समान रूप से प्रक्षेपित होते हैं। पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्था, ठोस, द्रव और गैस होती है। पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है, तीन होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग कितना, 8, जो पढ़ाएगा मेरे प्यारे मित्र, मेरे जोहार साथी, आपको थोड़ी देर के लिए पाठ। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्यों में संतान का लिंग डॉट डॉट द्वारा निर्धारित होता है। संतान का जो लिंग होता है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है। इन ह्यूमंस द सेक्स ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाई, किसके द्वारा होता है जी, मात्र और पितृ दोनों गुणसूत्र के द्वारा, मात्र के गुणसूत्र के द्वारा, ऑटोसोम के द्वारा या पितृ गुणसूत्रों के द्वारा। यस, जान लीजिए, सेक्स डिटर्मिनेशन का जो काम करते हैं वो पिता करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पिता में जो होती है ना वो 44 प्लस में क्या एक्स वाई पाए जाते हैं, और माता में 44 प्लस में क्या एक्स एक्स पाए जाते हैं, एक्स एक्स पाए जाते हैं। और इस मिलाकर टोटल कितने हो गए 46, और इसमें मिलाकर टोटल कितने हो गए 46, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्र। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो जो लिंग निर्धारण का काम करते हैं वो पिता के गुणसूत्र करते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण पुरुष गुणसूत्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पुरुष के गुणसूत्र के द्वारा होता है। और अगर आप चाहते हो इसकी और डिटेल्स तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ज्ञाने देकर जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है प्यारे मित्र, देखिए, मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी फॉर ह्यूमंस। पौधा है, सूर्य है, जानवर है या पृथ्वी है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर हमारे सारे जोहार साथी जोहार मित्र देने वाले हैं। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। मुझे लग रहा है आंसर आ रही है, आंसर आ रही है, आंसर आ रही है, आंसर आ रही है। दे दो दे दो दे दो दे दो, दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हो आप कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। एकदम मस्त जबरदस्त आंसर दिए हो आप लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरीका से आप लोग देते जाओ, कंटिन्यू आंसर देते जाओ मेरे प्यारे मित्र। चलिए लेते हैं आगे। ये देखिए, ये रहा आपका आंसर क्या था, बी।
अब यहाँ पर देखिए कितने प्यार से आपके लिए आंसर लेके आया। सूर्य प्रकृति में प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। क्या है भाई? तो प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे जो बड़ा स्रोत है, सोर्स है, वो क्या है? हमारा सूर्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है गुरुत्वीय त्वरण जी डॉट 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 पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है जी? पृथ्वी के द्रव्यमान पर, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय स्थिरांक पर, या पृथ्वी की त्रिज्या पर। किस पर निर्भर नहीं करता है? जो जी का वैल्यू है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो मुझे अनुमान है कि आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। जी बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है मेरे दोस्त? 10 का आंसर जो है वो बी है। यानी गिरने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उसके द्रव्यमान पर जी का मान निर्भर नहीं करती है। आइए देखिए यहां पर, जब भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुओं को मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि एयर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो दोनों वस्तुएं जमीन पर एक साथ गिरेगी, है ना। द्रव्यमान अलग अलग भी है तो कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर एयर नहीं है तो दोनों वस्तुएं समान रूप से ही एक साथ क्या होंगे? जमीन पर गिरेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है, हमसे ये पूछा गया है। तो भाई ठोसों का द्रवों में पिघलना ये तो भौतिक परिवर्तन है जी। गैसों का द्रव में द्रवीकरण ये भी है जी। अच्छा, पदार्थों का किण्वन और एक है द्रवों का गैस में बाष्पीकरण, ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन नहीं कौन है? तो वो है पदार्थों का किण्वन। यानी इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्र वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्या आपका भी आंसर ऑप्शन सी है? अगर है तो लिख दो कमेंट में यस सर। इसका राइट आंसर 11 का सी होगा। क्या मेरे दोस्त? 11 का क्या होगा? सी होगा, है ना। ये एक रासायनिक परिवर्तन है ना। जैसे ये सब दूध से दही बनना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। देखिए पदार्थों का जो किण्वन है एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कुछ एग्जाम्पल, जैसे दूध से क्या बनना? दही का निर्माण होना। गन्ने के रस से क्या बनना? सिरका। ये सब जो एग्जाम्पल है वो केमिकल चेंज का, यानी कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक बार बताओ, आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं? साइंस का 60 प्रैक्टिस सेट करवा दिया, ये आपके लिए करवाया हूं ताकि हमारे जितने भी जोहार साथी हैं वो बहुत बढ़िया से साइंस की तैयारी कर ले, मैथ की तैयारी कर ले। अभी रात के 8 बजे ना, आप लोग को पता है ना कि मैथ का बेहतरीन क्लास चल रही है, प्रैक्टिस सेट, है ना, मेंसुरेशन का, अलजेब्रा का, है ना, एडवांस का बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को करवाया जा रहा है। क्वेश्चन है कि होमोसेपियन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? हम लोग बोलते हैं ना होमोसेपियंस, बोलते हैं ना, किसका आपका बायोलॉजिकल नेम है? आप लोग बता पाओगे होमोसेपियंस किसको बोला जाता है? होमोसेपियंस बोला जाता है इंसान को। जैसे हम लोग क्या है, होमोसेपियंस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो होमोसेपियंस जो है वो किनके द्वारा दिया गया शब्द है, ये हमसे पूछा जा रहा है। बाई whom was the term homo sapiens coined? सी लिनियस, डार्विन, मिलर, जे मेंडल, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो होमोसेपियन शब्द है वो दिया था सी लिनियस, यानी कि कैरोलस लिनियस दिया था। इसलिए 12 का जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो ऑप्शन नंबर ए है। किनका किनका ऑप्शन नंबर ए है, जरा मैं कमेंट की तरफ अपनी नजर को दौड़ा दूं। चलिए, इस क्वेश्चन में बहुत लोग फंस चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, होमोसेपियंस दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिए थे। अब यहां पर देखो इसका राइट आंसर तो सी ए दिख गया। स्वीडन के जीव वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस द्वारा, इसके द्वारा कैरोलस लिनियस द्वारा होमो सेपियंस शब्द दिया गया था। साधारण नाम, वैज्ञानिक नाम इधर दिया गया। देखिए किनको किनको, जैसे मानव को क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस बोलते हैं, है ना। बिल्ली को क्या बोलते हैं? फेलिस कैटिस बोलते हैं। मेढक को राना ट्रिग्रिना बोला जाता है। सरसों को ब्रेसिका कंप्रेस्टिस बोलते हैं हम लोग,
है ना। धान को बोलते हैं ओराइजा सटाइवा बोलते हैं। गेहूं को बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं। और आम को मैग्निफेरा इंडिका बोलते हैं। इधर दिया हुआ साधारण नाम और इधर दिया हुआ वैज्ञानिक नाम, है ना। और ये वैज्ञानिक नाम जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही हो नाम होते हैं, है ना। कहीं कहीं पर लोग कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में एक ही होते हैं, उनका कोई लोकल नाम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये भाई बताइए, उत्तराखंड में स्थित है, आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, या असम में स्थित है। फूलों की घाटी का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है। फूलों की घाटी का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी, है ना। इन विच स्टेट इज वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क लोकेटेड। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम। तो फूलों की जो घाटी है प्यारे मित्र, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अरे क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। अच्छा, फूलों की घाटी के बारे में बोल रहा हूँ। हो मिस्टेक मेरे दोस्त, असम में स्थित नहीं है। कहाँ है, उत्तराखंड में। फूलों की जो घाटी के राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ स्थित है, आपको उत्तराखंड में स्थित है। कभी कभी इंसान से ही क्या हो जाती है, गलतियां हो जाती है। जैसे मैं भी क्या हूँ, एक इंसान हूँ, तो गलती हमसे भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है, आपको उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अब आइए कुछ और भी डिटेल्स जानकारी इसका ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी तथा 1988 ईस्वी में इसे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के साथ यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक क्या है, भाग है। किसका है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक क्या है, भाग है। तो उत्तराखंड में स्थित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर है 14। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, उस बल को क्या कहा जाता है। यह साइंस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन इमर्स्ड इन वाटर एन अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, व्हाट इज दिस फोर्स कॉल्ड। उस फोर्स को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, उत्प्लावक बल कहते हैं, या घर्षण बल कहते हैं, या स्थैतिक बल कहते हैं। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। गिव मी रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स, नो लेट नो बैट। जल्दी से आंसर बताओ कि क्वेश्चन नंबर जो 14 आपको दिख रही है इसका राइट आंसर क्या है। क्या आपके पास इसका जवाब है जोहार साथी, जल्दी से बताइए। बिल्कुल है आपके पास जवाब, और आपने बता रखा है कि इसका सर राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर दे रहे हैं। आइए इसका डिटेल्स जानकारी आपको मैं पर्दे पर दिखा रहा हूं। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी तरल पदार्थ में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला जो बल होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, उत्प्लावक बल। इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। हु अमंग द फ्लोइंग साइंटिस्ट प्रोपोंडेड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसके द्वारा दिया गया था, एंटोइन लैवोजियर, जोसेफ प्रोस्ट, रॉबर्ट बॉयल, या जैक्स चार्ल्स दिया। किसके द्वारा दिया गया था स्थिर अनुपात के नियम, है ना। स्थिर अनुपात के जो नियम है वो किन के द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था आपको जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा। यानी आंसर जो है 15 का भी क्या होने वाला है, बी होने वाला है। तो मेरे दोस्त मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूँ, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ताकि हमारे दोस्त, हमारे जो हर साथी जो हैं वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पढ़कर जाए, ताकि इधर उधर दाएं बाएं कहीं से भी अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रही है, जल्दी से जवाब बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा। देखिए बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से किसको जानते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। किसको बोलते हैं जी, साल्मोनेला को बोलते हैं,
या राइजोबियम को बोला जाता है, या कोलाई को बोलते हैं, या स्यूडोमोनास को बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं किसको? आपको राइजोबियम को। राइजोबियम को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो 16 का है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अगर कुछ जानकारी और भी देखनी है तो आइए चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ साफ साफ और सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है कि राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है? एक बैक्टीरिया है। ठीक है, यह मुख्यतः दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम कल्चर का उपयोग मीठी बीज उपचार के लिए किया जाता है। राइजोबियम कल्चर में चना आते हैं, मसूर आता है, उड़द दाल, मूंग, अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, ढैंचा, सनई, इतिसी आते हैं। इस इतने फसल को वो क्या करता है? शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक सींग वाले गैंडे, ऐसा गैंडा, एक सींग वाले गैंडे की सर्वाधिक आबादी भारत के डॉट डॉट राज्य में पाई जाती है। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न्ड है ना राइनोसेरस इज फाउंड इन डॉट स्टेट ऑफ इंडिया। किस में पाई जाती है जी? एक सींग वाले गैंडे बोला जाता है सिक्किम में, तमिलनाडु में, असम में, या केरल में। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्र, क्या आपको पता है? इसका राइट आंसर सी है। यहाँ पाई जाती है असम में। 17 का राइट आंसर सी होगा। ठीक है, देखिए असम है राइट आंसर। यहाँ पर साफ साफ आपको लिखकर दिखाया गया है कि एक सींग वाले गैंडे, एक सींग वाले गैंडे की सर्वाधिक आबादी भारत के असम राज्य में पाई जाती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपको बताना आंसर असम में स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और यह है कहाँ? असम में। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान 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 क्या बताना है? ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इट्स टेम्परेचर क्या होता है जी? ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकता है, बढ़ता है, घटता है, परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप किसी सॉलिड मटेरियल को क्या कर रहे हैं? पिघला रहे हैं, तो भाई ठोस मटेरियल के, सॉलिड मटेरियल यानी ठोस मटेरियल को अगर आप पिघला रहे हो तो पिघलाने के दौरान जो टेम्परेचर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए 18 के जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होंगे प्यारे मित्र? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। किस नियम पर आधारित था ये बताना है। नियत अनुपात के नियम पर आधारित था, रासायनिक संयोग के आधार पर आधारित था, गति का संरक्षण पर दिया गया था, या द्रव्यमान संरक्षण पर दिया गया था, है ना? किस पे दिया गया था जी? डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। नियत अनुपात पे, रासायनिक संयोजन पे, आपको गति का संरक्षण पे, या द्रव्यमान संरक्षण पे, किस पे आधारित था डाल्टन का सिद्धांत का नियम? वो था आपको रासायनिक संयोजन पे। यानी 19 का जो था वो बी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए डिटेल्स जानकारी आपको दे दिया गया है। इसको बढ़िया से आप लोग क्या कर लीजिएगा? पढ़ लीजिएगा। और 60 नंबर प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन लेकर चले हैं और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और फिर लास्ट में आपको ये बताना है कि आपने इस 20 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन का जवाब सही कर पाए हैं। अगर आप 18 प्लस है, या फिर 16 प्लस है, 15 प्लस है, 15 से अगर एबव है, तो समझ लो आप एकदम बहुत बढ़िया तैयारी है आपकी, है ना? तो जल्दी से बताइए, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? व्हाट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन अमीबा? बीजाणु होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, बाइनरी फ्यूजन होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, या बर्डिंग होता है? तो अमीबा में होने वाले जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसका नाम होता है बाइनरी फ्यूजन। यानी 20 का जो राइट आंसर होंगे प्यारे मित्र वो क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। अब जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिसका 20 में से 20 सही हुआ है। और ये भी बताओ मुझे 20 में से 18 किसका सही है, 20 में से 15 किसका सही है? यानी 15 से ऊपर वाले जल्दी से कमेंट कर दो मुझे। जिनका 15 से ऊपर है समझो तैयारी उनकी मस्त है, जबरदस्त है।
और उनको बस हमारे साथ बने रहने की आवश्यकता है। तो जितने भी हमारे जौहर साथी आज हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े थे, उनका काम यही है कि सबसे पहले क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप सैटिस्फाइड हो जाते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको आगे क्लासों के लिए नोटिफिकेशन मिलता चला जाए, है ना। हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्टों की क्लास चल रही है। आप लोग भी जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश करिए। तो नो लेट नो बैड, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कर दो कि 20 में से 15, यानी कि 15 से ऊपर में से कितने लोग हैं। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। और आपको पता है कि डेली रात में लाइव क्लास हो रही है मैथ का। आज भी मैथ का बहुत ही बेहतरीन कोर्स, आपको 20 से 25 क्वेश्चन करवाई जाएंगी एकदम मस्त। तो एकदम झारखंड के एग्जाम में हर एक बार पूछा गया है और झारखंड के एग्जाम में हमेशा आता रहा है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, जी हाँ, बहुत मेरे हमारे मित्र हैं, बहुत हमारे ऐसे जोहार साथी हैं जिनका कि क्वेश्चन का आंसर 15 से एबव दिखा रहा है। इसका मतलब है आप लोग मेरे ऐसे जोहार साथी हैं जिनकी तैयारी मस्त चल रही है। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू, बाय बाय।